नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का लोक प्रशासन की इस क्लास में। और हम लोग जो यूनिट कर रहे थे इसमें विकास प्रशासन तथा तुलनात्मक लोक प्रशासन। तो विकास प्रशासन के जो प्रमुख सवाल जहां से बनते हैं वो मैंने आप लोग को उपलब्ध कराया। और अभी उसमें कुछ जो पुछल्ले टाइप सवाल पूछे जाते हैं उसे आप लोग को और उपलब्ध कराऊंगा मैं। तो उसी क्रम में तुलनात्मक लोक प्रशासन की शुरुआत करते हैं जहां से सवाल बनते हैं मेनली। तो देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है मेनली जो इसके थिंकर हैं कह सकते हैं, या इसके प्रेरता कह सकते हैं, या इसके जनक कह सकते हैं, उसमें नाम आता है FW रिक्स का। ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस में भी मेंशन है तुलनात्मक लोक प्रशासन FW रिक्स के परिप्रेक्ष्य में, ऐसे करके मेंशन है। तो जो भी सवाल आता है, जब भी आता है तुलनात्मक लोक प्रशासन से, वो सवाल यही बनता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो हम लोग पर्टिकुलर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा से संबंधित है, उसको फोकस करेंगे। बाकी और चीजें भी आप लोग को उपलब्ध कराता रहूंगा। बहुत सारी चीजें आप लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल रही हैं, उधर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। जल्दी से आप लोग को वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, वीडियो और PDF जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम के हैं। तो उसमें मूल लोगों को, कुछ लोगों को भी एडमिट हो जाने दीजिए, एडमिशन ले लेने दीजिए। तो उस प्रोग्राम को भी जल्दी से आप लोग के सामने उपलब्ध कराने का प्रयास मेरे द्वारा है। जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यूनिट के साथ साथ आप लोग को आंसर क्वेश्चन मिलते रहे, ताकि आप लोग के पास बढ़िया तरीके से जो है पबैट तैयार हो जाए। तो ये दो ऊपर नंबर दिए हैं, किसी प्रकार कोई संशय हो, कोई समस्या हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन। देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन को जो है इन्होंने प्रतिपादित किया है FW रिक्स ने, और समझाने का प्रयास किया है एक क्रिस्टल के माध्यम से। बेसिकली इसको, इनका जो मॉडल आता है, बेसिकली जो इनका पूरा फोकस था, उनका फोकस था समपार्श्वी समाज पर। ठीक है। समपार्श्वी समाज का मतलब है विकासशील समाज। इन्होंने 3 प्रकार के मॉडल देशों को लेकर तुलना की है वहां के प्रशासन को। एक है कृषि समाज, यानी कि अविकसित समाज। एक है विकसित समाज, जो कि औद्योगिक समाज के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। और तीसरा समपार्श्विक समाज, जिसे विकासशील समाज इन्होंने कहा। शुरुआत में इन्होंने क्या किया था, कृषिका और औद्योगिका के बारे में बताया। उसके बाद इनका पूरा फोकस जो है विकासशील देश जैसे भारत और चीन जैसे देशों पर हो गया। ठीक है। तो जो कृषिका समाज है वो अविकसित समाज का एक प्रतिरूप है, और औद्योगिका समाज इन्होंने कहा जो विकसित रूप से। इन्होंने जैसे प्रिज्म लिया एक, जो अपने मतलब बताया कि किस तरीके से इसको समझा जा सकता था। तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये प्रिज्म के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया इसको। और कहा कि जैसे कि प्रिज्म में कोई एक सीधी रेखा जाती है, एक सीधी रेखा एंट्री करती है प्रिज्म में, तो प्रिज्म में एंट्री के दौरान क्या होता है, रेखा वो लाइट जो होती है, रोशनी, वो बटनी शुरू होती है। फिजिक्स का नियम है ये। तो वो बटनी शुरू होती है, और जब बाहर निकलती है तो 7 अलग अलग रंगों में निकलती है, जिसे आप विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। इसका खैर उससे मतलब नहीं, लेकिन इन्होंने समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो इन्होंने कहा जो सीधी रेखा जो अंदर जा रही है प्रिज्म में, उसे इन्होंने कहा ये अविकसित समाज है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ गुथा हुआ है यहाँ पर। कोई भी संरचना, कोई भी प्रशासनिक संगठन, कुछ भी जो है अलग अलग नहीं है। सभी संरचनाएं, सभी संगठन एक ही में गुदी हुई हैं। हर चीज का सेक्टर बटा नहीं हुआ। ऐसा होता है कृषक समाज वहां पर। जैसे कि उदाहरण के रूप में भी आप लोग को समझाऊंगा आगे। बेसिकली इन्होंने कहा जो कृषक समाज है हमारा, वहां पे आप देखोगे कि एक ही आदमी बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि साहूकार है तो वो साहू बैंक का भी काम एक तरीके से कर रहा है, फिर वो किसान भी है, और भी बहुत सारे काम कर रहा है, मल्टीपल। जैसे गांव में आप देखते हो शादी होती है, तो जब शहरों की शादी और गांव की शादी में जब आप अंतर करना देखोगे, तो जब गांव की शादी होती है तो क्या होता है, एक ही व्यक्ति जो टेंट वाला होता है वो सारे काम आपके कर देता है, बिजली से लेकर पंखा, बत्ती, गद्दा, खाना, सब कर देता है वो। ठीक है। लेकिन जैसे आप एक शहर और आधुनिक शादी में पहुंचेंगे, देखेंगे तो कैटरिंग अलग है, लाइटिंग अलग है, टेंट अलग है, मंडप वाला अलग है, हर चीज LED वाला अलग है, फोटोग्राफी अलग है। ये सब क्या हुआ, एक तरीके से बटा हुआ है। ये किसका उदाहरण है, ये औद्योगिका समाज का। यहाँ पर हर एक संस्था के पास अपना काम है। ठीक है। यानी कि एकदम से संगठन और संस्थाएं बटी हुई हैं कि पर्टिकुलर आपका ये काम है, आप इसमें ही इन्वॉल्व रहोगे। लेकिन ग्रामीण या कृषि समाज में आप देखोगे, जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, शादी के रूप में समझाने का प्रयास किया मैंने आपको, इसीलिए कि आसानी से समझ में आ जाएगा। वहां पर एक ही व्यक्ति सारा काम निपटा देता है आपका। ठीक है। तो ये अंतर है। अब इसी के बीच में जो उन्होंने बताया कि एक और समाज होता है जिसे संपार्श्विक समाज कहा जाता है, और उसे वो कैसा है, विकासशील समाज। तो सबसे पहले आप कृषिका और औद्योगिका में देख लीजिए क्या अंतर है। जो कृषिका समाज है उसमें आरोपित मूल्य होते हैं। आरोपित मूल्य मतलब कि पहले से जो परंपराएं चली आ रही होती हैं उसी पर सिस्टम चलता रहता है, ढाक के 3 पात। उसमें कुछ प्रकार से मतलब कि आप जैसे गांव में जाएंगे तो ये करना नहीं है, ये करना है,
सर ढकना है, सर नहीं ढकना है, बड़ों का सम्मान मान लीजिए तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन और भी परंपरागत चीज़ें हैं कि ये बाबा हैं तो ये वो हैं, एक पूरा सिस्टम डेवलप पहले से चला आ रहा था, उसी पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग फॉलो किए चले जाते। एक पत्थर रख दिया किसी ने, कहा इसकी पूजा करनी है, तो उसको बाबा मान लिया गया, भगवान मान लिया गया। अब वो क्या है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पूजा होती चली जाएगी। वो कोई जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है। ठीक, तो आरोपित मूल्य होते हैं। औद्योगिक समाज में क्या होता है, उपलब्धि प्रधान मानक होते हैं। जिसके पास उपलब्धि होती है उसी को क्या कहते हैं कि तवज्जो मिलती है औद्योगिक समाज में, और उसी मूल्यों को तवज्जो मिलती है जो तथ्य या तर्क पर खरे उतरते हैं। कृषि का समाज विशिष्ट होता है, ठीक है, यानी कि ये एक क्षेत्रीयता लिए हुए होता है, मतलब हर जगह का अलग अलग सिस्टम होगा। जैसे आप भारत का पूर्वी उत्तर प्रदेश का अगर लेते हैं तो वहां का जो कृषक समाज होगा अलग होगा, वहां का कल्चर उसके ऊपर हावी होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ का सिस्टम अलग होगा, बुंदेलखंड का सिस्टम देखेंगे तो अलग होगा। इस तरीके से क्या होता है, विशिष्ट कल्चर लिए स्थापित किया रहता है वहां का समाज कृषिका में। और औद्योगिका जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ के नियम सार्वभौमिक रूप से हर जगह लागू होंगे। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में जाके देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर जैसा अमेरिका का होगा, उसी तरीके से ब्रिटेन का भी बैंकिंग सेक्टर होगा। तो जो ये क्या है, ये यूनिवर्सलिज्म है, ठीक है। तो ये अंतर है। तीसरा है विस्तृत प्रतिमान होते हैं। विस्तृत प्रतिमान का मतलब होता है कि एक पुराने जो मॉडल चले आ रहे होते हैं उसी को फॉलो किए जाते हैं, उसके पीछे का वही जैसे एक तरीके से मूल्य ही समझ लीजिए। तो जो मॉडल गांव में अपनाया गया होता है, जैसे कृषि के लिए मॉडल हो सकता है, या आप टेंट वाला मॉडल बताया मैंने आप लोगों को, तो कोई भी चीज होगी वो उसी तरीके से चलती रहती है। विशिष्ट मानक होते हैं औद्योगिका में, वहां पे हर चीज के एक स्टैंडर्डाइज्ड मानक स्थापित होते हैं औद्योगिका समाज में, कि ऐसे करना है, इसको इस तरीके से करना है, ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, सब कुछ एकदम फिक्स होता है। फिर होता है सीमित सामाजिक तथा स्थानिक गतिशीलता। जो आपकी कृषिका व्यवस्था है वहां पे क्या होता है, सामाजिक और स्थानिक गतिशीलता वो सीमित होती है। गांव से दूसरे गांव तक, तीसरे गांव तक, यही तक कहानी खत्म। यानी ग्राम सभा तक बहुत ज्यादा से ज्यादा गए तो ब्लॉक स्तर तक गतिशीलता होती है, इतने पर ही पूरा सिस्टम उनका सिमट के रह जाता है। कई लोग गांव में, आप लोग जानते भी होंगे, आपके गांव में से होंगे जो आजीवन अपने गांव से भी बाहर नहीं जा सके, ठीक है। तो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो क्या उनकी गतिशीलता बहुत सीमित होती है। औद्योगिका में क्या होता है, उच्च सामाजिक तथा क्षेत्रीय गतिशीलता होती है। यहाँ पर मोबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। आप देखते होंगे कि इसका उदाहरण किस चीज का है, ये आपके, ये उदाहरण आपके अभी जो हम लोग देखते हैं एलपीजी, आप देखेंगे कि सब जगह क्या है, आवाजावन आवागमन, चाहे बिजनेस हो चाहे व्यापार हो, तेजी से फैलता है सब कुछ, ठीक है। तो औद्योगिका समाज में सरल व स्थिर व्यवसायिक अंतर। कृषिका में जो बिजनेस होता है बहुत ही सरल तरीके से होता है। अभी भी आप कुछ गांव में जाके देखेंगे तो गांव में अभी भी गेहूं के बदले आप सामान खरीद सकते हैं, सब्जी ले लेते हैं लोग गेहूं धान दे के। तो बहुत ही सिस्टमेटिक नहीं है, वहां पे बहुत सरल तरीके से भी व्यापार वाणिज्य होता है। छोटी मोटी दुकानों पे भी आप जाएंगे तो गेहूं के बदले साबुन ले लेते हैं, अभी भी चल रहा है, मैं अभी की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे गाँव में से भारत में। और औद्योगिका पूर्ण विकसित व्यावसायिक व्यवस्था होता है। जो औद्योगिका वाला समाज है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर फुल वैल्यू पैसे की चलती है, भैया पैसे से ही सब कुछ होगा। इवन डॉलर्स में काम चलता है कि अगर जो पूरी तरीके से औद्योगिक समाज होगा कि भाई सिर्फ डॉलर्स में खरीद बिक्री होगी या सोने में होगी, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अंतर ही समझाने के लिए, इसमें बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, आपका क्वेश्चन जहां से आता है मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अंतर है, अभी आप समझ गए होंगे। और इसी बीच का होता है आपका समपार्श्विक समाज यानी विकासशील, उसके बारे में अलग से ही प्रॉपर आता है क्योंकि पूरा फोकस इनका इसी पर ही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र क्या क्या है, ठीक है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों में कार्यरत विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके कुछ सामान्य निष्कर्ष जो है प्रख्यापित यहाँ पर किए जाते हैं। क्या किया जाता है इसमें, विभिन्न संस्कृतियों में जो कार्यरत प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे भारत की मान लीजिए, थाईलैंड की, अमेरिका की, या विभिन्न देशों के जो अलग अलग प्रशासन है उनका अध्ययन किया जाता है, और क्या क्या किया जाता है, उसका निष्कर्ष निकाल के सार्वभौमिक रूप से लागू करने का प्रयास किया जाता है। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि हर एक सिस्टम में, हर एक संस्कृति में जो कुछ नियम है प्रशासन के, कॉमन रूप से काम करेंगे। अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तुलनात्मक प्रशासन समूह ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की व्याख्या इस प्रकार की है कि लोक प्रशासन का सिद्धांत जो विविध संस्कृति या राष्ट्रीय वातावरण पर लागू किया गया है और तथ्यों पर आधारित आंकड़ों का समूह है जिसके द्वारा इसका परीक्षण और परख की जाती है। मैंने कहा भाई कि एक विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करने के बाद
एक निश्चित सिद्धांत नियम बना के उसे सार्वभौमिक रूप से लागू करने का प्रयास ही क्या है आपका तुलनात्मक लोक प्रशासन। निर्मोड रफाली के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलना द्वारा लोक प्रशासन का अध्ययन है। यहाँ पर क्या कह रही है कि यहाँ पर जो तुलना के माध्यम से कि अमेरिका के प्रशासन में ये है, भारत के प्रशासन में ये है, अमेरिका के इंग्लैंड के प्रशासन में ये है, फ्रांस के प्रशासन में ये है, इससे क्या होता है तुलना की जाती है अलग अलग देशों के प्रशासन की, और उसके माध्यम से लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है और एक व्यवस्थित विज्ञान बनाने का प्रयास इसका किया जाता है। वह जो है इसके आधार पर इसकी निम्नलिखित विशेषताएं जो हैं प्रतिस्थापित होती हैं डेफिनेशन के आधार पे। यह लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र हेतु नवीन दृष्टिकोण है। जाहिर सी बात है तुलनात्मक अध्ययन है तो नवीन दृष्टिकोण है। तुलना करने से क्या होता है आपको पता चलता है कि कौन चीज बेहतर है कौन चीज श्रेष्ठ है, ठीक है। तो तुलना करके ये कर रहे हैं। इसमें दो या अधिक प्रशासनिक संस्थाओं, क्षेत्रों एवं देशों के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। क्या कहा जा रहा है? दो या अधिक देशों या प्रशासनिक संस्थाओं पर क्या है अध्ययन किया जाता है। भाई जब भी तुलना करोगे आप कम से कम दो या दो से अधिक पे ही तो करोगे, ठीक है। तो ये विशेषता हो गई। इसमें परंपरागत सिद्धांतों की अवहेलना करके नवीन सिद्धांतों को प्रभावी बनाया जाता है। उन परंपरागत सिद्धांतों को हटाया जाता है जो कि किसी किसी देश में ही पाए जाते हैं। ऐसे सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया जाता है जो सार्वभौमिक रूप से हर जगह सुटेबल हो। यह संपूर्ण विश्व को एक समुदाय बनाने हेतु संकल्पित रहता है। जब एक यूनिवर्सल कोई सिद्धांत या नियम लागू होगा तो क्या होगा, पूरा विश्व जो है एक निश्चित समुदाय में, जैसे कि क्या हुआ, एलपीजी आया आपका, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है, वैश्वीकरण ने समेट दिया है, दूरी कम कर दी है, एक गांव की संकल्पना, वैश्विक गांव की संकल्पना पैदा की है। कुछ कुछ इसी प्रकार का कार्य प्रशासनिक संदर्भ में करने का प्रयास तुलनात्मक लोक प्रशासन करता है। यह लोक प्रशासन को अधिक व्यापक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक बनाने पर जोर देता है। जाहिर सी बात है जब तुलना के माध्यम से कोई सिद्धांत बनाए गए हैं, इसका मतलब है कि वो सिद्धांत ऐसे हैं जो प्रत्येक देश की प्रत्येक परिस्थिति में जो है लागू किए जा सकते हैं, और उनका वैज्ञानिक आधार भी है क्योंकि उसको अध्ययन के माध्यम से जुड़ा गया है। तो ये भी इसकी विशेषता है। लोक प्रशासन पर पर्यावरण और पर्यावरण पर लोक प्रशासन के प्रभाव के अध्ययन पर विशेष बल देता है। ध्यान दीजिए, हर जगह का लोक प्रशासन वहां के पर्यावरण, पर्यावरण से मतलब यहाँ सिर्फ ये हवा वाला पर्यावरण से मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन कितनी है वहां पे, पॉल्यूशन है कि नहीं। पर्यावरण का मतलब यहाँ कई प्रकार के, राजनीतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, इन सभी चीजों पे जो है के आधार पर वहां का लोक प्रशासन भी पर्टिकुलर देश का डिसाइड होता है, मतलब प्रभावित होता है, और लोक प्रशासन वहां के पर्यावरण परिस्थितियों को प्रभावित भी करता है, ठीक है। लोक प्रशासन की संरचना में संकर राष्ट्रीय एवं संकर सांस्कृतिक संदर्भ में भी तुलनात्मक विश्लेषण सम्मिलित किए जाते हैं। कहने का अर्थ है यहां पर कि लोक प्रशासन की संरचना में संकर राष्ट्रीय एवं संकर सांस्कृतिक संदर्भ में ही तुलनात्मक विश्लेषण को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ का कहने का मतलब संकर राष्ट्रीय मतलब दो देशों के जो तुलना होती है, दो देशों का मिक्सअप जो होता है, संकर संस्करण बोलते हैं। जैसे पौधों में संकर बीज होते हैं कि दो प्रजातियों को मिला के एक प्रजाति बना दी गई, दो संस्कृतियों को मिलाने के बाद जो संस्कृति पैदा हुई रहती है, उसको मिलाने के बाद जो चीज निकल के आती है उसे क्या कहते हैं आप, संकर सांस्कृतिक या संस्कृत, उनका भी अध्ययन तुलनात्मक रूप से यहाँ पर किया जाता है। फिर है तुलनात्मक लोक प्रशासन का, देखिए विशेष यही यहां से सवाल आपके बनने शुरू होते हैं कि लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, साथ में महत्व, या तो दोनों मिला के एक सवाल, सिंगल तीनों को मिला के एक सिंगल सवाल बना देता है, या फिर दो पॉइंट को मिला के एक क्वेश्चन बना देता है। 15 नंबर में आने वाला सवाल है आपका। बात अगर महत्व की करें तो लोक प्रशासन का जो महत्व है, लोक प्रशासन के क्या क्या महत्व देखते हैं। लोक प्रशासन के कुछ बुद्धिजीवियों का बौद्धिक व्यायाम या साहसिक प्रयास मात्र नहीं कहा जा सकता। इसका महत्व तुलना तक सीमित नहीं है, वरन इसके परिणामों एवं प्रविधियों का समग्र लोक प्रशासन के स्वरूप पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। देखिए कहने का अर्थ है कि इतना ही नहीं इसका महत्व है कि हम सिर्फ तुलना करके छोड़ दे रहे, यही महत्व नहीं तुलनात्मक लोक प्रशासन का, इससे कहीं आगे का है। क्या क्या है, क्या क्या महत्व के रूप में इसको देखा जा सकता है। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन एक नए युग का सूत्रपात है। क्या फायदा होता है, पहला बिंदु है तुलनात्मक अध्ययन जिस आंदोलन का भाग है उसे व्यवहारवाद या सार्वभौमिक विज्ञान की खोज कहा जाता है। तुलनात्मक अध्ययन प्रणाली में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को प्रभावित किया है, साथ ही अन्य समाज शास्त्रीय प्रणाली संबंधी
अर्वाचीन विकासों से प्रभावित होकर लोक प्रशासन में नवीन विचारों का उदय हुआ। देखिए, जो ये तुलनात्मक लोक प्रशासन का कालखंड है 1960 के आसपास का है। उस समय लोक प्रशासन में व्यवहारवाद जो है हावी था, तो उसी का एक अंग है, उसी का एक भाग है। तो ये क्या करता है, जो इसके माध्यम से क्या होता है, इस प्रणाली के माध्यम से तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ है। साथ ही साथ जो अन्य समाजशास्त्रीय प्रणालियां हैं, चाहे वो समाजशास्त्र विषय से हो, चाहे अर्थशास्त्र के विषय को हो, उनके जो तत्व हैं उनको भी लेकर लोक प्रशासन में शामिल करके कुछ नवीन विचारों का उदय होने करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया है। पहला महत्व का पॉइंट हो गया। तुलनात्मक अध्ययन प्रशासनिक व्यवहार को समझने में सहायक है। क्या मतलब हुआ इसका? तुलनात्मक अध्ययन द्वारा हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवहार को अधिक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और यह भली प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि विभिन्न समाजों के लोगों का प्रशासनिक व्यवहार परस्पर भिन्न क्यों है। जाहिर सी बात है, जब तुलना कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर हर देश में जो लोगों का व्यवहार है उनके प्रशासन के प्रति, या प्रशासन का क्या व्यवहार उनके लोगों के प्रति, ये आप जान जाओगे। इससे क्या होगा, इससे अपने लिए एक बेहतर जो है प्रशासनिक सिस्टम डेवलपमेंट आप कर सकोगे। उनके मूल्य क्या हैं, किन विधियों को वो एक दूसरे तथा तथ्य बाह्य विश्व को समझने में प्रयोग में लाते हैं। मतलब उनके किन विधियों को वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, कुछ यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मतलब लिखने में एरर है, तथा बाह्य विश्व को समझने के लिए भी जो है ये एक अच्छा जो है, मतलब बाहरी दुनिया को समझने के लिए भी एक बेहतर सोर्स के काम करता है आपका तुलनात्मक लोक प्रशासन। तथा समान प्रशासनिक समस्याओं के नितांत के लिए भी किन विभिन्न साधनों का अपनाते हैं। इसके साथ साथ इसका क्या फायदा है कि जो प्रशासनिक समस्याएं आती हैं, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, लाल फीताशाही हो गई, उस पर पर्टिकुलर देश ने कैसे समाधान उसका किया है। ठीक है, इन चीजों को पे भी आपको तुलनात्मक लोक प्रशासन को जब समझते हैं या पढ़ते हैं या तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्रयोग करते हैं अपने प्रशासन में, तो क्या होता है, इससे इन चीजों का भी लाभ मिलता है। यानी प्रशासनिक सुधार में भी कहीं ना कहीं तुलनात्मक लोक प्रशासन बहुत हद तक फायदा करता है। तुलनात्मक प्रशासन का अध्ययन लोक प्रशासन को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तुलनात्मक प्रशासन के अध्ययन से हम अनेक वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। जैसे तुलनात्मक अध्ययन की मूल देन यह है कि इसमें प्रांतीयता एवं क्षेत्रीयता की संकीर्णताओं का समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी तक जैसे कि इससे क्या हुआ कि हम बाहर निकले हैं, एक निश्चित प्रांत या क्षेत्र से बाहर निकल के अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशासन को इसने अध्ययन किया है, और इसको जाके लागू कहाँ किया है वापस अध्ययन करने के बाद, आपके प्रांत यानी आपके जिले, आपके राज्य में इसको लागू किया गया है। तो क्या हुआ है, आपका जो प्रांत है, आपका जो क्षेत्र है, वो इस भावना से, क्षेत्रीयता और इस तरीके की जो भावना है, जो एक कुंठित प्रशासन का जो अंग था, वो खत्म होता है और एक वैज्ञानिक सोच वाला प्रशासन जो है आपको समझने और देखने को मिलता है। तुलनात्मक अध्ययन से प्रशासन और राजनीति शास्त्र के संबंध अधिक घनिष्ठ बने हैं। परंपरागत रूप से क्या कहा जाता था कि लोक प्रशासन और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन ने क्या किया, प्रशासन को और राजनीति शास्त्र को साथ लाया। कारण कि जब आप देखोगे थोड़ा सा डिटेल में, या वैसे भी आप समझते होगे, तो विधायिका कार्यपालिका अलग अलग जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का ये अंग है। बिना विधायिका के कार्यपालिका का संभव नहीं है अस्तित्व में रहना, और बिना कार्यपालिका के विधायिका का नहीं है, क्योंकि एक का काम है नीति निर्माण और एक का काम है नीति का क्रियान्वयन। तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययन के कारण ही सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र व्यापक हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन से प्रशासनिक दृष्टिकोण व्यापक बन गया है आदि। ध्यान दीजिए, इससे क्या हुआ, प्रशासनिक दृष्टिकोण में व्यापकता आई है। जहां तक हम सीमित थे, जैसे कि भाई हमारे को नहीं पता था कि जो प्रशासनिक अमला है किस किस प्रकार से जन सहयोग और भूमिका निभा सकता है। हमने दूसरे देशों का अध्ययन किया, पाया कि अच्छा इस तरीके के सिस्टम डेवलप करेंगे हम, तो क्या होगा, हमारे यहाँ भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। हमने फ्रांस के सिस्टम को अध्ययन किया, हमने इंग्लैंड के सिस्टम को अध्ययन किया, हमने अमेरिका के सिस्टम को अध्ययन किया। तो बहुत सारी चीजें जो नई नई हो रही है आपके प्रशासन में, जैसे लेटरल एंट्री हो गई, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं से तो अध्ययन का ही विषय रहा होगा, उसी के माध्यम से हुआ। अमेरिका में होता है ये लेटरल एंट्री, ठीक है। तो इसी तरीके से लेटरल एंट्री होना है, सीसेट लागू किया जाना, साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम बदलने, ये सब चीजें क्या है, ये तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही होने वाली बदलाव है जो आपके प्रशासन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अर्थ, विशेषता और महत्व। अगला जो टॉपिक महत्वपूर्ण है इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां समाज हर बार सवाल आता है, वो है रिक्स का संपारसी समाज तथा साला मॉडल। दोनों अलग अलग सवाल आते हैं, तो अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग कोई समस्या हो, दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई डाउट हो इस पर बात कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं जल्दी वो प्रोग्राम जो मैंने बताया है जल्दी से लॉन्च करने वाला हूँ।
और उस पर काम हो रहा है। 2-3 दिन के अंदर आप लोग को 2-2 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से मिलने लगेंगे। आपके मित्रगण किसी को एडमिशन लेना हो उस पर्टिकुलर सेक्शन में तो बताइएगा, आप बात करके उसमें एडमिशन करा दीजिएगा। नंबर उनको बता सकते हैं आप। ये बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।